ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने इससे पिछली क्लास में आर पार्सर यूटिलिटी को कंप्लीट किया था। आर पार्सर की जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज बची हुई थी उन सब के बारे में पढ़ा था। इससे पहली क्लास में हम इनपुट आउटपुट और आर पार्सर के बारे में कुछ कुछ पढ़े थे। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पर चलूँ इस ट्यूटोरियल में, तो हमने इंटरप्रेटर और ये पहले दूसरे थर्ड फोर्थ मोर कंट्रोल फ्लो टूल्स, डेटा स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट एंड एरर्स एंड एक्सेप्शन को हम पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स का। ओके, तो क्या होते हैं मॉड्यूल्स एक्चुअली? सबसे पहले पाइथन को लिखने का जो तरीका था वो पाइथन इंटरप्रेटर के रूप में था। People were writing the code on the interpreter and running it and seeing that okay what is the output for it, okay. But इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, पाइथन इंटरप्रेटर का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो हम अपने ओके लेट मी शो यू। ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर था सबसे पहले। इसको हम इस पे जैसे भी कि हम कोई भी कोड रन करते थे और फिर उसके बाद अगर हम एग्जिट करते थे और ये यहाँ से जब कंट्रोल डी करके एग्जिट बाहर आता था, तो हमारा जितना भी कोड था वो सारा का सारा दोबारा से रीरन करना पड़ता था अगर हमको दोबारा उसी कोड की ज़रूरत पड़ती होगी तो। इसलिए हमने चालू किया, इसलिए पाइथन के द्वारा फिर नया चीज़ आया कि आप सारे के सारे कोड को एक फाइल में लिखें, उसे डॉट पाई से सेव करें और वो फाइल सफिक्स डॉट पी वाई से आप अपेंड करके उसको सेव करें। और ये फाइल अगर आप पाइथन में बार बार इंटरप्रेटर पर रन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे फंक्शन दोबारा लिखने नहीं पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक fiv करके फंक्शन है। मैं हम इस fiv करके फंक्शन को पाइथन इंटरप्रेटर पर लिखते हैं। ओके, लेट्स से अगर हमने इसको fiv 10 लिखा है तो ये हमारे लिए सारे के सारे फिबोनाची सीरीज के 10 नंबर्स को यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल डी दे दो और उसके बाद फिर इसको चलाओ और फिर उसके बाद फिब 10 लिखो दोबारा से, तो वो आपको फिब को डिफाइंड बोलेगा कि डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, क्योंकि आपने ये फिब क्या है एक इंटरप्रेटर में लिखा था। दैट्स ओनली द रीजन कि ये बोल रहा है दोबारा से कि ये चीज़ आपकी डिफाइन नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पाइथन ने क्या बताया कि आप सिंपली इसको एक फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ओके, अपन देख लेते हैं कि कैसे एक फाइल के अंदर लिखा जाता है।
हमने इस फंक्शन को सेम फंक्शन को एक फाइल के अंदर लिख दिया और उसके बाद क्या किया हमने, दोबारा से गए हम उसी पाइथन इंटरप्रेटर पर और हमने इंपोर्ट कर दिया उस फाइल को। ओके, क्या कहता है ये कि आप उस फाइल को फिबो डॉट पी वाई या किसी भी एक फाइल के अंदर लिख दें उस कोड को, और उस कोड को लिखने के बाद आप इंपोर्ट कर दें उस फाइल के नेम, जिस नेम से आपने सेव किया है उस नेम से आप डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करें और फिर इसको एक्सेस करने की कोशिश करें इस फंक्शन को पाइथन इंटरप्रेटर पर। देखते हैं क्या आता है। ओके, तो हमने जो लिखा था वो लिखा था mod fib डॉट पी वाई, तो मैंने mod fib को यहाँ पर इंपोर्ट किया और फिर उसके बाद fib10 बिना डेफिनेशन लिखे fib10 डालने की कोशिश की। देखें ये डायरेक्टली अभी हमारा इसमें कॉल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको कॉल करने के लिए आपको क्या है कि जो इसने आपने इंपोर्ट किया है वो डॉट फंक्शन का नेम इस तरीके से आपको कॉल करना पड़ेगा। ये देखें आप, तो हमने बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी डिफाइन किए हुए जो चीज़ें हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर लिया, किसके थ्रू, इंपोर्ट करके चीज़ों को। तो हम इस तरीके से जो भी हमारा कोड है जो हमको बार बार चाहिए और ऐसे फंक्शन जिनका हमें हर बार यूज करना है किसी अलग अलग फाइल में या किसी अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर, तो ऐसे सारे के सारे कॉमन फंक्शंस को हम किसी एक अलग स्क्रिप्ट में डॉट पी वाई करके फाइल में हम रख सकते हैं और उसे अलग अलग जगहों पर इंपोर्ट किया जा सकता है। ओके, जैसे पाइथन में अगर आपको mod fib आपने इंपोर्ट किया तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट हुई हैं इसको देखने के लिए आप mod अंडरस्कोर fib का यूज करके आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या डायरेक्टरी यूज हुई हैं। और यहाँ आप देखो आपका ये स्पेशल फंक्शंस जो पाइथन के बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बुलेटिन्स फंक्शन है, इनके अलावा एक जो फंक्शन आपका वो इम्पोर्ट हुआ है वो हुआ है fib करके, ये फंक्शन इम्पोर्ट हुआ है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि केवल आपको इंपोर्ट करना है फिब को ही, तो आपको इंपोर्ट करने का तरीका है फ्रॉम mod अंडरस्कोर fib इंपोर्ट fib। ओके, और अब आप डायरेक्टली देखोगे इसकी फिब की तो आपको ये सिंपली दिखाएगा इस फिब के बारे में, ये फिब फंक्शन के बारे में जितने भी कॉल्स होते हैं जो एक फंक्शंस के लिए डिफाइंड रहते हैं वो सारे के सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ये जितने भी फंक्शन जो पहले से mod fib में थे वो सारे के सारे फंक्शन अब ख़त्म हो गए, केवल हम fib फंक्शन को हमने इंपोर्ट किया है और डायरेक्टली हम इस fib को अब कॉल कर सकते हैं बिना किसी मतलब इन लाइब्रेरी को डॉट लगाए हुए हम डायरेक्टली इसको रन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने डायरेक्टली इस फंक्शन को ही इंपोर्ट कर लिया है इस जगह पर। ओके, तो हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपको जैसे फिबोनाची नंबर मॉड्यूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और आपको उनको किसी एक फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसके बेसिक फंक्शन हैं उनको आप लिख देते हो और आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर देते हो उस फिबो डॉट पी वाई के अंदर, इस फाइल के अंदर अगर लिखा हुआ है तो जो इस फाइल का नेम है वो नेम आपके मॉड्यूल का नेम होगा। और इसको आप अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं तो फिबो डॉट मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शंस के नेम के थ्रू आप एक फाइल से दूसरी फाइल में फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, उनको मॉड्यूलिंग कर सकते हो। इस तरीके से एक फाइल से दूसरी फाइल में चीज़ों को यूज करना को ही हम मॉड्यूलिंग कहते हैं। ओके, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आपका जो पाइथन का स्कोप और नेम स्पेस होता है वो हर एक मॉड्यूल का अपना एक सेपरेट नेम स्पेस होता है। लेट से आपने ये फिबो डॉट पी वाई लिखी और इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल रख दिया ए बी सी, और आप यहाँ पर एक फिबो टू डॉट पी वाई लिख रहे हो और उसमें फिबो डॉट पी वाई को इम्पोर्ट कर रहे हो और यहाँ भी ग्लोबल वेरिएबल ए बी सी है, तो ये दोनों ही वेरिएबल अलग अलग सेपरेट स्पेस में होंगे। ये दोनों का वेरिएबलों का अपनी जगह पे अलग अलग यूज होगा। इट वॉन्ट बी कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टी करें, ऐसा नहीं होगा।
जो आपका फिबो डॉट पी वाई का वेरिएबल है उसका स्पेस अलग है, उसकी मेमोरी अलग है, उसका नेम सेम है चाहे, लेकिन मेमोरी अलग है, वहाँ पे जो अवेलेबल वैल्यू है वो अलग होगी, वो डिपेंड करती है फिबो डॉट पी वाई के हिसाब से। और यहाँ पर अवेलेबल जो वैल्यू है फिबो टू डॉट पी वाई की और जो मेमोरी है वो बिल्कुल अलग है दोनों की आपस में। ओके, अगर आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम देखोगे, ओके, सो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, आई विल कम ऑन दैट लेटर, कि हर एक इंपोर्ट किए हुए फाइल पर या फिर इंपोर्ट किए हुए मॉड्यूल का अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम उस मॉड्यूल का नेम शो करता है। और जब हम इस किसी भी स्क्रिप्ट को पाइथन एंड देन फिबो डॉट पी वाई करके रन करते हैं, तब ये ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम मेन फंक्शन को कॉल करता है। मेन फंक्शन उसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम जब आप प्रिंट कराओगे तो वो ऑटोमेटिकली वो मेन फंक्शन की वैल्यू के साथ एंटर होता है। ओके, हम किसी भी फंक्शन के कॉल को फंक्शन पॉइंटर को हम लोकल नेम से भी असाइन कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे सी में किया जाता है। फंक्शन पॉइंटर का कंसेप्ट होता है उसी हिसाब से। आप फिबो डॉट फिव को जो आप बार बार कॉल करा रहे हैं उसको हमने एक लोकल नेम दे दिया फिव, और फिर हम इस फिव को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको लेट से पूरी की पूरी फाइल को इंपोर्ट नहीं करना है, उस फाइल में से केवल कुछ ही फंक्शंस आपके काम के हैं और उन फंक्शंस को ही आपको कॉल करना है, तो आप फ्रॉम दैट फाइल इंपोर्ट करके आप डायरेक्टली फिब और फिब टू, आपके लेट से आपके दो फंक्शंस हैं, लेट से इसमें अंदर आपके शायद 10 फंक्शन हो फिबो डॉट पी वाई के अंदर, लेकिन आपको केवल फिब और फिब टू को ही इंपोर्ट करवाना है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कॉमा सेपरेट करके आपके यूज वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकते हो, उनको इंपोर्ट कर सकते हो। इससे इस आपकी स्क्रिप्ट होती है उस पर लोड कम होता है, वो सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करती है, और आपकी स्क्रिप्ट कम समय लेगी और ज़्यादा अच्छे से रन होगी। ओके, और फिर इनको आप डायरेक्टली इन फंक्शंस को आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसे कि आपकी इसी स्क्रिप्ट में ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, डायरेक्ट नेम से फिर 500 इस तरीके से आपको कॉल आराम से हो जाएंगे, जो कि हमने अभी देखा भी था। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर इंपोर्ट मॉड फिव करते हैं हम, बाहर निकल जाता हूँ मैं, दोबारा से चालू कर देता हूँ, इंपोर्ट मॉड अंडरस्कोर फिव कर रहे हैं हम, और फिर हमको अगर फिब को कॉल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एरर थ्रो करता है। लेकिन अगर हम फ्रॉम मॉड अंडरस्कोर फिब इम्पोर्ट फिब अगर हम करते हैं और फिर हम फिब को कॉल करते हैं, तो उस केस में क्या है, हम आसानी से इसको आउटपुट को ले लेंगे आसानी से, क्योंकि अब ये फिब डायरेक्ट फंक्शन के तौर पर इसमें इंपोर्ट हो रखा है। ओके, आइदर यू कैन गिव ऑल द फंक्शन विद कॉमा सेपरेटेड वॉट एवर यू नीड, अगर आपको चाहिए कि आपको सारे के सारे फंक्शन चाहिए तो भी आप इंपोर्ट स्टार करके भी आप सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हो, और जो जितने भी फंक्शंस होंगे वो उसी तरीके से सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे, और सारे के सारे फंक्शंस का नेम भी सेम वही रहेगा जो कि फिबो डॉट पी वाई के अंदर जो नेम है उनका उसी हिसाब से। तो यहाँ हम देखें फिब 500 इस तरीके से हम कॉल डायरेक्टली इसको करा सकते हैं। ओके, ओके, द ओके, इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आप इंपोर्ट स्टार करते हैं ना, तो आप हमने यहाँ पर देखा था, तो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमने इंपोर्ट इस मॉड्यूल को और फ्रॉम मॉड अंडरस्कोर फेव इंपोर्ट स्टार को किया, इन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, राइट। आप चाहे हम कहते हैं कि अगर आप इंपोर्ट मोड फिव कर रहे हो तो वो भी सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार आप कर रहे हो तो भी सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर देखा था कि जब हम इंपोर्ट मोड फिव कर रहे हैं और इसकी डायरेक्टरी को हम देख रहे हैं तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके बहुत सारे फंक्शंस को इंपोर्ट एक्स्ट्रा में इंपोर्ट करता है। अगर आप
फ्रॉम मॉडफिब इंपोर्ट स्टार कर रहे हो तो उस टाइम पर ये अंडरस्कोर वाले फंक्शन जो बिगिनिंग में अंडरस्कोर है ये इंपोर्ट नहीं होंगे। इसीलिए हमेशा जब कभी भी पाइथन की स्क्रिप्ट में किसी फंक्शन को प्राइवेट बनाया जाता है, उसे स्टैटिक, जो कि सी में स्टैटिक फंक्शंस होते हैं जो कि उसी फाइल के अंदर रहते हैं, उनका स्कोप बाहर नहीं होता है। अगर इस तरीके से आपको किसी फंक्शंस को बनाना है तो आप उसे अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करके लिखते हैं। ये इस तरीके की कोडिंग गाइडलाइन होती है और उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि द इम्पोर्ट ऑल नेम्स एक्सेप्ट दोज बिगनिंग विद एन अंडरस्कोर। ओके, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इम्पोर्ट स्टार में है वो ये है कि इससे आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं लगता। जैसे हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं और या फिर हम इस लाइन को पढ़ रहे हैं, इन दोनों लाइनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ हमको डायरेक्टली पता लग रहा है कि फिब और फिब2 करके इस तरीके के दो फंक्शंस हैं, उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है फिबो के द्वारा। लेकिन यहाँ स्टार करने के बाद हमको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से इंपोर्ट हो रही हैं। तो आपको fibo.py को पहले देखना ही पड़ेगा। वंस यू विल गो थ्रू विद द fibo.py देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, राइट। तो इंपोर्ट स्टार से हल्की सी पुअर रीडेबिलिटी होती है कोड की, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आपका ऐसा है कि आपको इम्पोर्ट डॉट स्टार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4-5 फंक्शनों की ही ज़रूरत है, तो आप डायरेक्टली कॉमा सेपरेट करके इस तरीके से फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, द न्यू कंसेप्ट इज, लेट से मैंने मेरी फाइल का नाम mod अंडरस्कोर फिब रखा है, लेकिन सारा का सारा कोड fibo.py के रूप में मैं चाहता हूँ, राइट। मैं ये चाहता हूँ कि ये मॉड्यूल इसी तरीके से कॉल करे कि मैं जब इस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँ तो ये कोड मेरा रन होने लग जाए। तो लेट से मैंने जब यहाँ पर, ओके, एक बार मैं आपको modfib.py में थोड़े से चेंजेस और कर देता हूँ जिससे कि आपको सेम आउटपुट दिखे। ओके, और अभी मैंने पाइथन चलाया और मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया mod अंडरस्कोर फिब, और फिर अगर मैं इस कोड को इधर से कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वो मेरे लिए कहेगा कि फिवो नाम की कोई भी मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली, क्योंकि हमने मॉड्यूल का नाम रखा है mod अंडरस्कोर फिब। अगर इस तरीके से है और आप फिर भी फिवो करके इस मॉड्यूल को रन करना चाहते हो तो आप इसे एक नाम दे सकते हो कि import mod अंडरस्कोर फिब एज फिबो। फिबो के तौर पर इसको आप इंपोर्ट करें और फिर उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तो आपको वो सेम आउटपुट देगा। और फिबो डॉट फिब वाला फंक्शन ही डायरेक्टली आपका ये पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी है आपकी वो फिबो नाम से ही इंपोर्ट हो जाएगी और वो फिबो नाम से आप सारे के सारे फंक्शंस को कॉल करा सकते हो। तो दिस इज अनदर वे टू import दिस लाइब्रेरी विथ द वर्ड एज। तो आपको याद रखना है कि जो एज कीवर्ड है ये कब यूज किया जाता है, जब आपको किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है किसी दूसरे नेम से, देन उस मोमेंट पर आपको एज का यूज करना है। अंडरस्कोर स्टार इंपोर्ट स्टार कब करना है, जब सारे के सारे फंक्शंस को अदर देन द अंडरस्कोर फंक्शंस, अगर आपको सारे के सारे फंक्शन को इंपोर्ट कराना है तो इंपोर्ट स्टार करना है, लेकिन याद रखना है कि इसकी रीडेबिलिटी कोड की घटा देता है ये। और अगर आपके कुछ सेपरेट स्पेसिफिक फंक्शंस है और उन्हीं को किसी फाइल से इंपोर्ट करना है या मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली उन्हें फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन 1 फंक्शन 2 इस तरीके से आप लिख सकते हो। मॉड्यूलिंग बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके का इसमें है नहीं कंसेप्ट ज़्यादा। पाइथन में इसको बहुत सिंपल तरीके से कर रखा है, जैसे हम सी के कोड में हैज इंक्लूड करते हैं इसी हिसाब से पाइथन में भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए, उन लाइब्रेरी का आगे यूज़ करने के लिए हम कोड में इंपोर्ट करके लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर पाते हैं और अदर मॉड्यूल्स को भी, जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उनको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। इंपोर्ट करने के लिए आपको याद रखना है कि जो भी मॉड्यूल का नाम है, नाम डॉट पी वाई होता है इस तरीके से स्क्रिप्ट का, राइट, पूरा का पूरा। तो इसमें जो
डॉट पी वाई से पहले जो नाम अवेलेबल है वही मॉड्यूल का नाम होगा और वही इंपोर्ट में काम आएगा। इसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट फिबो कर सकते हो इस तरीके से, या फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, और या फिर आप उसे एज करके अलग नाम से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। एक और तरीका है इसमें, फ्रॉम इंपोर्ट फिब एज फिबोनाची। लेट से आपको किसी एक फंक्शन को इंपोर्ट करना है केवल, तो अगर केवल फंक्शन को इंपोर्ट करना है तो हमने पहले ही देख लिया है कि फ्रॉम दैट मॉड्यूल इंपोर्ट ए स्पेसिफिक फंक्शन, और उस पे भी हम एज लगा सकते हैं। तो अब ये फंक्शन अलग से रीनेम हो गया फिबोनाची के तौर पर, केवल यहाँ पर जहाँ हमने इसको इंपोर्ट किया है। एक्चुअल में फंक्शन को रीनेम नहीं किया गया है, ये फंक्शन पॉइंटर को अब फिबोनाची के नाम से असाइन कर दिया गया है, और आप फिबोनाची के थ्रू ही इसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार हमने एक एग्जांपल देखा था, राइट, कि आप इस फंक्शन के नाम को कुछ और नाम, लोकल नाम भी दे सकते हो। तो चाहे वो उस लोकल नाम ये तरीके से दे लो, चाहे वो उस लोकल नाम को आप एज लगा करके डायरेक्टली लोकल नाम को आप दे सकते हो। ओके, now we are going to one of the important concept here, which is this executing modules as script। okay, so let's say अब मेरे पास एक, आपने बहुत बार इस तरीके के फंक्शन देखे होंगे। मॉड फिब मैंने ये लिख दिया, ओके, और उसके बाद मैंने एक डिफाइन किया मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा है, दिस इज टू एक्सप्लेन difference between a only module and module plus script। okay, so what exactly I am trying to say here, लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया, और प्रिंट में मैंने सिंपली लिख दिया ABC। ओके, और यहाँ पर मैंने नॉर्मली इंपोर्ट कर दिया मेन फंक्शन को, और यहाँ पर मैंने उसको कॉल करा दिया। नाउ लेट्स से मैंने एक दूसरा फंक्शन, ओके, डायरेक्टली हम इसको पाइथन में इंपोर्ट करते हैं एक बार। पहले मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मॉड फिब डॉट पी वाई को मैंने पाइथन में कॉल किया, ऑब्वियसली इसने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन ने एबीसी को कॉल कर दिया, सिंपली जैसा हम कोड चाह रहे हैं उसी हिसाब से। ठीक है कि नहीं। अभी हम इसको पाइथन में इंपोर्ट कराते हैं। ओके, हमने देख लिया था कि इंपोर्ट कराने का मतलब क्या है, कि जितने भी मॉड फिब के अंदर के फंक्शंस हैं उनमें से अगर कुछ फंक्शन को या फिर सारे के सारे फंक्शंस को अगर हमको इधर रीयूज करना है, तो हम डायरेक्टली इस मॉड फिब को यहाँ से यूज इंपोर्ट करा के उन फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने वही किया और मैंने इसको कर दिया। लेकिन आप ये देखो कि इंपोर्ट कराने के बाद डायरेक्टली ये एबीसी मेरा प्रिंट हो रहा है, जो यहाँ पर प्रिंट हुआ था। वाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। मेरी ये तो रिक्वायरमेंट थी नहीं कि उसमें कुछ इस तरीके का प्रिंट है तो वो इंपोर्ट कराने के बाद प्रिंट हो। जब पाइथन में किसी भी स्क्रिप्ट को या मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया जाता है, तो उसमें लिखे हुए डायरेक्ट पाई प्रिंट फंक्शंस और ये सारी की सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होकर के रन होने लगती हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए पाइथन क्या करता है, पाइथन ये कहता है कि आप अपने मेन फंक्शन को हमेशा इस तरीके से कॉल करवाएं। ओके, अपन देखते हैं कि क्या इस तरीके से कॉल करवाने पे ये काम होता है कि नहीं होता है।
देखें, जब हमने पाइथन को रन किया, कंपाइल किया, तो ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है वही आउटपुट आया। और जब हम इसको पाइथन को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं mod अंडरस्कोर फिब एज फिबो के तौर पर, तो क्या हमारा एबीसी प्रिंट होगा या नहीं होगा इस टाइम? दैट्स ए स्पेशल पॉइंट है। हेयर इफ यू विल सी, इस टाइम ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, अब मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, लेट्स से मैं इसको एक और इफ स्टेटमेंट आपको देता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू ओके। अब मैंने इस स्क्रिप्ट में दो इस तरीके के इफ स्टेटमेंट डाले हैं। अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, आपको अंडरस्कोर नेम समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जब किसी भी स्क्रिप्ट को आप लिखते हो तो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम किसी भी स्क्रिप्ट को जब आप इंपोर्ट कराते हो तो ये जो आपकी फ़ाइल है वो वाली फ़ाइल का नाम ही अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम रहता है। यहाँ पर हमने प्रिंट करा करके भी देखा था, तो आप देखें इसका नाम ये है। ओके, तो अभी अपन इसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि क्या रन कराने पर क्या आउटपुट आता है। तो देखें, जब आप किसी भी स्क्रिप्ट को डायरेक्टली पाइथन के थ्रू रन कराते हो, इस मोमेंट पे ये वाला जो कोड है ये एक स्क्रिप्ट के तौर पर काम कर रहा है। पाइथन के साथ जब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कंपाइल करने की रन इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम पे ये डायरेक्टली स्क्रिप्ट के तौर पर काम कर रहा है। और वहाँ पर हमारा जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम होगा वो इंटरनली वैल्यू रखेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। और उस टाइम पे क्योंकि अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इस कंडीशन को ट्रू करेगा तो ये मेन फंक्शन डायरेक्टली कॉल होगा और उस मेन फंक्शन के कंटेंट को हमने यहाँ पे प्रिंट होते हुए देखा है। अभी इसको ही मैं क्या करता हूँ, पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर इंपोर्ट कराने की कोशिश करता हूँ। अब इस बार जब आप इसको इंपोर्ट कराओगे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम ऑब्वियसली मेन नहीं होगा। वो इस टाइम पे क्या रखेगा नाम, ये मॉडफिब का नाम को रखेगा जो हमने यहाँ देखा था। सॉरी। ओके, वो इसको नाम को रखेगा और आप देखें कि अगर वो इस नाम को रखेगा तो हमने यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया है इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। इस कारण से आप देखोगे अगर आपने इसको ही एज फिबो के तौर पर जब इसको किया इंपोर्ट करने की कोशिश की तो उस टाइम पर इसमें फिबो जो आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम होगा वो क्या नेम होगा, इस टाइम पर वो फिबो नाम होगा। और फिबो नाम होने पर वो इस इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर ट्रू नहीं रखेगा और इसके कारण आपका कुछ भी इस तरीके का प्रिंट नहीं हुआ है ना। आप इसी को फिर दोबारा से mod अंडरस्कोर फिब के तरह अगर दोबारा से इंपोर्ट करोगे। ओके, एक बार हम दोबारा से इसको करके देखते हैं। ओके, आप चाहे इसे एज फिबो के तौर पर करें चाहे किसी भी तरह करें वो आपको इसी तरीके से इसको इम्पोर्टेड देगा। ओके, हाँ, द सेकंड पॉइंट है जब हम इसको दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें इस तरीके से क्यों नहीं आ रही, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कभी भी हम किसी भी स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं ना तो पाइथन इंटरनली उस कोड को कंपाइल करता है पहले। वो आगे आपका एक इसमें चैप्टर है उसको हम देखेंगे जब हमारी समझ में आएगा कि पाइथन उसको कंपाइल करके रखता है। और दोबारा इसी स्क्रिप्ट को दोबारा से इंपोर्ट करने पर अगर वो कंपाइल अगर उसके डेफिनेशन में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है तो पाइथन उसे दोबारा कंपाइल नहीं करता, उसे इंटरप्रेट नहीं करता। और जब वो इंटरप्रेट नहीं करेगा तो किसी भी तरीके का कोई भी कोड या प्रिंट इस तरीके से आपको नहीं दिखता है। ठीक है कि नहीं, तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कब आपको ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इस तरीके से लिखना है। जब कभी भी आपकी स्क्रिप्ट में, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब कभी भी आपकी इसी फाइल को
सेम फाइल को डॉट पी वाई के तौर पर आपने सेव कर रखी है, अगर इसको केवल एंड केवल आपको मॉड्यूल के तौर पर ही यूज करना है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सारे के सारे इसमें डेफिनेशंस हैं उनको आप लिखें और उसको डायरेक्टली कहीं पे इंपोर्ट करा लें और इंपोर्ट करा के इन फंक्शंस को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस फाइल को डॉट पी वाई मॉड अंडर डॉट पी वाई आपकी जो फाइल आपने लिखी है इसको एज ए स्क्रिप्ट की तरह भी यूज करना है, उसे पाइथन स्पेस इस तरीके से आपको कंपाइल करना है, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना अति आवश्यक है। आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना चाहिए। ये स्टेटमेंट लिखने के कारण ये स्क्रिप्ट आपकी समझ जाती है कि ओके ये अभी स्क्रिप्ट के तौर पर रन की हुई स्क्रिप्ट है और इसको आपको यहाँ से चालू करना है और यहीं से मेन फंक्शंस को आपको कॉल कराना चाहिए। तो एक्स्ट्रा किसी भी टाइप का कोई प्रिंट ना आए, इंपोर्ट करने पर आपको इस तरीके से जो आप चाहते हो वही प्रिंट दिखें, तो आपको सिंपली इस तरीके से कोड को लिखना चाहिए और इस तरीके से कोड में इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल का यूज करना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि आप किस किस तरीके से आगे। तो यहाँ देखिए इसने बताया है कि व्हेन यू रन ए पाइथन मॉड्यूल विद दिस, अगर आपके पाइथन मॉड्यूल को आप इस तरीके से रन करते हो तो द कोड इन द मॉड्यूल विल बी एग्जीक्यूटेड जस्ट इफ यू इम्पोर्टेड इट। जो भी अगर आप इसको जस्ट इंपोर्ट करोगे तो वैसे ही इंपोर्ट करने पे वैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा जिस तरीके से आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। बट विद द नेम अंडरस्कोर सेट टू मेन, अगर आपने अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को मेन में सेट कर दिया उस टाइम पे आपका यू कैन मेक द फाइल यूजेबल एज ए स्क्रिप्ट एज वेल एज ए इम्पोर्टेबल मॉड्यूल। आपने अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन के तौर पर अगर इस तरीके से सेट किया है तो आपकी अब ये जो फाइल है ये दो तरीके का वर्क करने लगी है, एज ए स्क्रिप्ट भी काम करने लगी है और एज ए इम्पोर्टेबल मॉड्यूल भी काम करने लग गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने नेम के अंदर ही इस फिब को कॉल कराया है और यहाँ पे इम्पोर्ट से किया है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ इस तरीके से रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम का वैल्यू जो जाएगा ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन जाएगा और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इतनी चीज़ों को इस फिब के कॉल से कम्प्लीटली प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको इम्पोर्ट कराओगे फिबो को तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कोड रन नहीं होगा, द कोड इज नॉट रन हेयर। इसीलिए ये जो फाइल है ये अब स्क्रिप्ट के और इम्पोर्टेबल मॉड्यूल के तौर पर दोनों तरीके से काम कर रही है। ठीक है कि नहीं? ओके, जब कभी भी हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि फिबो तो अभी हमारा सेम डायरेक्टरी में अवेलेबल है, इसीलिए हम आसानी से इसको हमारा सर्च कर पा रहा है और इंपोर्ट कर पा रहा है। तो किस तरीके से पाथों को सर्च करता है? तो देखो सबसे पहले आपका पाइथन का कोड आपके मॉड्यूल को सबसे पहले कहाँ खोजेगा? सिस्टम डॉट बिल्ट-इन्स मॉड्यूल नेम्स के अंदर खोजेगा। ये इसके पाइथन के खुद के बिल्ट इन के मॉड्यूल हैं। जैसे आप इंपोर्ट ओएस करते हो, इंपोर्ट सिस करते हो, ये सब बिल्ट इन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो पाइथन सबसे पहले इन चीज़ों को यहाँ खोजेगा। अगर ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती है देन उसके बाद आपके सिस डॉट पाथ जो आपका ग्लोबल पाथ है उस पाथ में जितने भी पाथ अवेलेबल हैं उन सारी की सारी लोकेशंस पर इसको खोजेगा। और अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो उसके बाद आपको एरर थ्रो कर देगा कि भैया ये जो चीज़ है ये अवेलेबल नहीं है। तो आपकी अगर कोई डायरेक्टरी आपका अगर कोई फाइल है वो उसको आपको एज ए मॉड्यूल के तौर पर आपने लिखा है उस फाइल को और आप चाहते हो कि उसको एज ए मॉड्यूल के तौर पर लिख करके आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको उन्हीं पाथ पर रखना चाहिए जिस पाथ पर सिस डॉट पाथ अवेलेबल जो कि सिस डॉट पाथ में अवेलेबल है। ठीक है कि नहीं? ये चीज़ आपको याद रखनी है। दैट डायरेक्टली कंटेन्स द इनपुट स्क्रिप्ट, है ना? पाइथन पाथ ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी नेम्स विद द सेम इन सिंटैक्स एज द सेल वेरिएबल पाथ। ठीक है कि नहीं? ये पाथ वेरिएबल आपका क्या है? ये सिस डॉट पाथ ही है एक्चुअली आपका। ओके, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, कंपाइल्ड पाइथन फाइल्स। तो क्या करता है पाइथन एग्जैक्टली इंपोर्ट करने पर? ये हमारा कंसेप्ट है। देखिए आप यहाँ पे ls करोगे ना
मैंने और भी क्लासेस में इस तरीके से फ़ोल्डर बनाए हैं और वहाँ भी हमने पाइथन फाइल को रन किया है, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखोगे तो ओनली जो आपका स्टूडेंट डेटाबेस डॉट पी वाई या कुछ इस तरीके से जो वही डॉट पी वाई आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आज की हमारी क्लास के इस फोल्डर में स्पेशली एक और ये पाई कैसे करके एक फोल्डर नया ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। आप इस पाई कैसे के अंदर जाओगे तो देखोगे कि हमने mobfib डॉट पी वाई जो लिखी थी, इसकी एक डॉट पी वाई सी फाइल बन गई है। व्हाट इज दिस पी वाई सी फाइल? तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथन जब कभी भी आप किसी भी स्क्रिप्ट को या किसी भी मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हो, तो उसमें मॉड्यूल को लोड करने को स्पीड अप करने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर पी वाई पाई कैसे करके एक डायरेक्टरी बनाता है और उसके अंदर मॉड्यूल डॉट वर्जन डॉट पी वाई सी करके कंपाइल्ड फाइल को सेव करता है। तो देखो भैया, मॉड्यूल का मॉड फेव डॉट ये इसका वर्जन डॉट पी वाई सी इस तरीके से इसने सेव भी कर रखा है। अगर आप इसको खोल कर देखोगे तो देखो यहाँ पे ये कंपाइल्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है, बाइनरी फॉर्मेट में इसका डेटा अवेलेबल है। इसका मतलब ये फाइल जो है ये हमारी कंपाइल्ड फाइल है। आप इसको देखोगे, आपने फाइल का फॉर्मेट भी देखा तो यहाँ पे देखो आप बाइट कंपाइल्ड के तौर पर ये फाइल अवेलेबल है पाइथन 3.9 की। ओके। ठीक है कि नहीं? अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये कब कब ये फाइलों को कंपाइल करता है, तो क्या हम फाइल में चेंज करेंगे तो ये दोबारा से कंपाइल करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली जब तक कोई भी मॉडिफिकेशन डेट में और पाइथन के खुद की जो जिस जिस टाइम पे इसने कंपाइल की थी, अगर वो मॉडिफिकेशन डेट आउट ऑफ डेट हो जाती है पाइथन की, तो इसको फिर से वो रिकम्पाइल करने की कोशिश करता है। इसी कारण से जब हम इसको दोबारा से इंपोर्ट कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट पर तो इसने बाकायदा यहाँ पर हमारा जो कोड था उसको कंपाइल किया और कंपाइल करने पे उस तरीके से वो उसको सारा का सारा यहाँ पे हमको जो कोड था वो दिखने लग गया, प्रिंट हो गया। लेकिन जब दोबारा से कंपाइल करने जब दोबारा से हमने इसको इंपोर्ट करने की कोशिश की, तो इसका जो मॉडिफिकेशन डेट है वो आउट ऑफ डेट नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं है मॉडफिप के अंदर। तो दोबारा से इंपोर्ट करने पर उसने किसी भी तरीके का कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है कि नहीं? तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे करके एक फाइल एक्सपेक्टेड है, जो वो डायरेक्टरी एक्सपेक्टेड है वो डायरेक्टरी आपकी बनेगी। और जितने भी मॉड्यूल्स को आप इंपोर्ट कर रहे हो वो मॉड्यूल डॉट वर्जन डॉट पी वाई सी के फॉर्मेट में बाइनरी कंपाइल्ड फाइल आपकी अवेलेबल होगी उसके अंदर। ओके। दीज आर द इम्पोर्टेंट टिप्स। क्या क्या टिप्स अवेलेबल हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो पाइथन का कमांड है वो कंपाइल्ड फाइल के को रिड्यूस कर दे, साइज को रिड्यूस कर दे। साइज को कैसे रिड्यूस किया जाता है कि मॉड्यूल में साइज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं मॉड्यूल के। उनमें जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक स्ट्रिंग करके टैब होता है, असर्ट स्टेटमेंट होते हैं। इन सारे के सारे स्टेटमेंट को स्पेशली अगर आप किसी स्क्रिप्ट को हाइफन ओ और हाइफन ओ करके अगर रन करोगे, पाइथन कमांड को अगर इस तरीके से रन करोगे, तो आपके ये चीज़ें जो हैं उनको वो ऑटोमेटिकली हटा देगा, इग्नोर कर देगा। इग्नोर करने के कारण क्या है, जब इन्हें इग्नोर करेगा तो इग्नोर करने के कारण क्या होगा कि ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड फाइल का कंपाइल्ड मॉड्यूल का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये प्रॉपरली लेस साइज के साथ इंपोर्ट होगी और हमारा जो स्क्रिप्ट है वो स्पीड अप होगा। तो आपको ये चीज़ दोबारा से मैं बता देता हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी किसी भी कोड को आप इंपोर्ट करते हो, जैसे हमने यहाँ पर modfib डॉट पी वाई फाइल बनाई थी, इस modfib डॉट पी वाई फाइल को इंपोर्ट किया था। तो इंपोर्ट करने के लिए हमको इस मॉड्यूल के नेम की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले, और इंपोर्ट करने के टाइम पर ये पाई कैसे करके फ़ोल्डर बन जाता है और इस पाई कैसे फ़ोल्डर के अंदर आपके इस इम्पोर्टेंट मॉड्यूल का पी वाई सी कंपाइल्ड फॉर्मेट फाइल यहाँ पर अवेलेबल रहती है। और ये बार बार जब तक कंपाइल नहीं होती जब तक कि आपकी मॉडिफिकेशन डेट आउट ऑफ डेट ना हो जाए। ओके। अगर इसी को आपको अंडरस्को हाइफन ओ के द्वारा आप इसको फाइल को कंपाइल्ड मॉड्यूल को
साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ये जो पीवाईसी फाइल होती है बताया है कि पाइथन ओके द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, अगर किसी को ये लगता है कि आप क्या कंपाइल कोड को रन करोगे तो वो ज़्यादा फास्ट होगा, डॉट पी वाई फाइल को डायरेक्टली पाइथन लगा करके इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो वो कम फास्ट होगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप डॉट पी वाई सी फाइल के थ्रू आपके कोड को एक्सेस करके रन करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप डॉट पी वाई फाइल को डायरेक्टली आप रन कर रहे हो, दोनों ही सेम टाइम लेती हैं। केवल डॉट पीवाईसी फाइल इसीलिए बनाई जाती है जिससे कि वो लोड होने को स्पीड अप कर सके। ठीक है कि नहीं? उनकी लोडिंग स्पीड अप हो सके, इस कारण से ही डॉट पीवाईसी फाइल बनाई जाती है। बाइनरी कोड जो होता है वो लाइट वेट होता है, उसको आराम से रीड करके फटाक से इस लोड किया जा सकता है, इस कारण से डॉट पीवाईसी फाइलें बनाई जाती हैं। अदरवाइज आप डॉट पीवाईसी फाइल को रन करो या फिर डॉट पीवाई फाइल को इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, उनमें किसी भी टाइप का कोई फास्ट और स्लो वाला मामला नहीं है, वो दोनों ही सेम टाइम लेती हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाकायदा इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि कंपाइल्ड पाइथन कोड क्यों किया जाता है, आपको पाइथन के कोड को इंटरप्रेटर से सब कंपाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप बताना है, वहाँ पर आपको बताना है कि जब मॉड्यूलिंग की जाती है, किसी भी चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है, किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है, तो उस मोमेंट पर लोडिंग को फास्ट करने के लिए फाइल को पीवाईसी डॉट पीवाईसी के फॉर्मेट में कंपाइल करते हैं हम, जैसे कि हमारी लोडिंग फास्ट हो सके। और उसे और फास्ट करने के लिए हम क्या हाइफन ओ और हाइफन ओ करके कमांडों का यूज करते हैं, जो कि असर्ट और हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक स्ट्रिंग जैसे स्टेटमेंट को हटाता है, और इसको हटाने के कारण हमारा जो मॉड्यूल होता है उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज कंपाइल्ड कोड को कंपाइल करने के बाद आप आउटपुट पा रहे हो या फिर आप डायरेक्टली डॉट पी वाई फाइल को रन करके इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही केस में वो सेम टाइम लेगा, किसी भी तरीके का कोई फास्ट या स्लो वाला कंडीशन नहीं है। ठीक है कि नहीं? अगर आप कंपाइल ऑल करके एक मॉड्यूल है उसको अगर आप कंपाइल ऑल का यूज कर रहे हो तो वो कैन क्रिएट डॉट पी वाई सी फाइल्स फॉर ऑल मॉड्यूल्स इन द डायरेक्टरी। आपकी डायरेक्टरी के अंदर आप चाह रहे हो कि बिना इंपोर्ट किए भी मैं सारी की सारी फाइल्स को डॉट पी वाई सी फाइल में कन्वर्ट कर सकूं, तो आप कंपाइल ऑल का स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कौन कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं एक बार दोबारा से गो थ्रू करा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी आप किसी भी, मैं शुरू से एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेते हैं अपन इस टॉपिक को जो हमने मॉड्यूल पढ़ा है। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोड रीयूजेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, उसको आपको अपने कोड में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। कोड को जितना रीयूज कर पाओगे आपका कोड उतना ही सुंदर, उतना ही रीडेबल और कम टाइम तथा फास्ट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि कोड रीयूजेबिलिटी के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। उनमें से सबसे बड़ा कंसेप्ट है एक ये है मॉड्यूलिंग का कंसेप्ट। आप लेट से किसी एक फाइल के अंदर फिबो डॉट पी वाई के अंदर आपको सारे के सारे फंक्शंस आपने लिख रखे हैं और आपको कहीं दूसरी जगह पर इनकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप बिना सोचे समझे उन फंक्शंस को सेम टू सेम लिखने की, दूसरी जगह पर रीराइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसे इंपोर्ट फिबो के फॉर्मेट में इंपोर्ट करें और फिर उसे डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। इंपोर्ट करने के कुछ और अलग अलग तरीके हैं, आप उन्हें इंपोर्ट फिब कर सकते हो या फिर फ्रॉम फिब इंपोर्ट, और फंक्शंस को भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपको पूरी की पूरी फाइल को, मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना है तो। और अगर आप चाहते हो कि इस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट स्टार करो, लेकिन उस मोमेंट पे आपको याद रखना है कि ऐसे फंक्शन जो अंडरस्कोर से बिगिनिंग हैं, जिनका नेम अंडरस्कोर से बिगिनिंग है, वो सारे के सारे फंक्शन इंपोर्ट नहीं होंगे, एक्सेप्ट दीज ऑल फंक्शन सारे के सारे इंपोर्ट स्टार और सभी फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेगा। अगर आपको इंपोर्ट करके कुछ अलग नाम भी देना है, उसे रीनेम करके लोकली रीनेम करना है, तो आप फिबो को एज स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो। इवन दिस कैन बी एप्लीकेबल ऑन मॉड्यूल, इवन ऑन द फाइल आल्सो, वो फंक्शन आल्सो। अगर किसी फंक्शन को आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी वहीं पर रीनेम कर सकते हो। आपको ये बात मैंने समझाई है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम
किस जगह पे क्या वैल्यू रखता है और हम क्यों कोड में इस तरीके का स्टेटमेंट लिखते हैं। मैं दोबारा से ये चीज़ बता दूं कि जब किसी भी स्क्रिप्ट को या फाइल को केवल मॉड्यूल के रूप में यूज किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो उस टाइम पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम का जो वैल्यू होता है वो उस इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के फाइल के वैल्यू के जैसा ही, मतलब फाइल का वैल्यू ही रखता है। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हमने करवाया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को जब आप प्रिंट करोगे तो वो मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है वो उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको, उसी फाइल को पाइथन लगा करके डायरेक्टली इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे तो उस मोमेंट पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम की वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन होगी। तो आपके कोड में अगर ये स्टेटमेंट अवेलेबल है, इट मींस कि ये जो फाइल है, ये फाइल एज ए स्क्रिप्ट और एज ए इम्पोर्टेबल मॉड्यूल दोनों के रूप में यूज की जा सकती है। ठीक है कि नहीं। अगर आप इसे पाइथन करके अगर इसको एज ए स्क्रिप्ट रन करोगे तब ही आपकी ये चीज़ें रन होंगी, और लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे तो इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट आपका रन नहीं होगा। जैसे हमने इसी में ये चीज़ें लिखी हैं और उसके बाद इसको हमने पाइथन करके fibo.py को कंपाइल करने की कोशिश की है, तो ये जो स्टेटमेंट जो आपने दो स्टेटमेंट लिखे हैं उनको इसने रन किया और ये चीज़ों को इस तरीके से इसने कंपाइल यहाँ पे आउटपुट को शो करा दिया, इंटरप्रेट करा दिया। ठीक है कि नहीं। लेकिन जब सेम ही fibo.py को यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की है तो किसी भी तरीके का कोई प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आया। ये हमने यहाँ पे हमारे ऊपर के एग्जांपल्स में हमने देखा भी था। ओके, लेट मी शो यू गाइस हियर कि हम जब मॉड फिब को इंपोर्ट करा रहे थे तो हमारा जो चीज़ हम प्रिंट कर रहे हैं वो ही चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट के टाइम पे प्रिंट हो रही है। लेकिन सेम मॉड फिब डॉट पी वाई को जब हम पाइथन के संग रन कर रहे हैं तो हमारा कुछ प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। वो क्यों अलग आ रहा था, क्योंकि हमने मॉड फिब डॉट पी वाई को इस तरीके से लिख रखा है कि अगर आप इसे स्क्रिप्ट की तरह रन करोगे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम आपका मेन होगा, तो उस टाइम पे आपका मेन फंक्शन कॉल होगा और ये उस मेन फंक्शन के अंदर की चीज़ों को प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर आप उसे इंपोर्ट करके मॉड्यूल के रूप में यूज करोगे तो आपका जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम होगा वो इम्पोर्टेड दिस मॉड्यूल के नेम जैसा ही होगा। जो इसका मॉड फिब है वो वैल्यू उसकी मॉड फिब के बराबर ही होगी और उस मोमेंट पे आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ये मेन फंक्शन कभी कॉल होगा ही नहीं जब तक कि आप इन फंक्शंस को कॉल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अगर ये नहीं है और डायरेक्टली आप मेन फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो इंपोर्ट करने पर और डायरेक्टली रन करने पर आपके जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये प्रिंट स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो हमने ये चीज़ देखी भी है, मैं आपको इसको दोबारा दिखा देता हूँ। लेट से आप क्या है कि अगर इसको मैंने इन सब को कमेंट आउट कर दिया और हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार क्यों ही ये इफ़ स्टेटमेंट और सबका यूज़ करना, हम तो डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कराते हैं जैसे कि हम पहले कराते आ रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ये स्क्रिप्ट केवल ये फाइल केवल स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में है, ये इंपोर्ट करने के इम्पोर्टेबल है ही नहीं। क्यों इम्पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि इसको स्क्रिप्ट के तौर पर रन कर रहे हैं हम, तो वो मेन फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है और इसको इम्पोर्ट वो एबीसी को वो प्रिंट करा रहा है। और जब हम इसको पाइथन में इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मॉड फिब को, तो उस मोमेंट पर भी ये बिना किसी रीजन इसको प्रिंट करा रहा है। यहाँ पर क्यों प्रिंट करा रहा है, क्योंकि हमने इस मेन फंक्शन को बिना किसी इफ स्टेटमेंट के डाल दिया है। अगर ये ही मेन फंक्शन इस तरीके से इफ स्टेटमेंट के साथ होता तो जब इसको हम यहाँ रन कराते तो एबीसी प्रिंट करता, लेकिन इंपोर्ट कराने पर किसी भी तरीके की कोई प्रिंटिंग नहीं होती। ये आपको चीज़ें याद रखनी हैं। ठीक है कि नहीं। कहाँ कहाँ पाथ को सर्च करता है तो वो हमने बता दिया कि sys डॉट पाथ और सबसे पहले बुलेटिन मॉड्यूल्स के नेम्स के अंदर सर्च करता है। अगर ये नहीं मिल रहा है इसको तो वो sys डॉट पाथ के अंदर जाता है और सारे के सारे पाथ पर अवेलेबल फाइल्स में देखता है कि क्या इस नाम का मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसे एक्सेस करने की कोशिश
करता है ना। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो अंडरस्कोर पाई कैसे करके एक डायरेक्टरी बन जाती है। इस डायरेक्टरी के अंदर उस इम्पोर्टेड मॉड्यूल का मॉड्यूल डॉट वर्जन डॉट पीवाईसी करके एक कंपाइल्ड बाइनरी कोड बनाता है पाइथन, रेडी करता है। क्यों रेडी करता है? जिससे कि मॉड्यूल्स को लोड होने की स्पीड बढ़ जाए, ठीक है कि नहीं, स्पीड अप हो जाए। इस कारण से इन सब चीज़ों को किया जाता है। दोबारा से कंपाइल कब तक नहीं करता? जब तक कि मॉडिफिकेशन डेट उसकी कम आउट डेट ना हो जाए, तब तक दोबारा से रिकम्पाइल्ड वर्जन नहीं अपडेट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली क्लास में अपन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। और हमारी जो टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, डायरेक्टरी फंक्शन का हमने देख ही लिया आज dir करके, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पैकेजेस किस किस तरीके से होते हैं। इंट्रा पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि जब मल्टीपल डायरेक्टरी में हमको किसी भी अपने प्रोजेक्ट को लिखना है, जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो अच्छी खासी फाइल्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है तो किस टाइप से कैसे इंपोर्ट किया जाता है उन चीज़ों को, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No. ओके, थैंक यू। Okay.